हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पटना एक जीएस क्लासेस में। मैं आज आपको आगे का करंट अफेयर बता रहा हूँ और ये आपका करंट अफेयर श्योर एंड शॉर्ट आपका बीपीएससी 17वीं में आने वाली है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। अगला है आपका अभ्यास पूर्वी लहर। अभ्यास पूर्वी लहर क्या है? तो ये आपकी नौसेना कमांड की ऑपरेशनल कंट्रोल है। अभ्यास पूर्वी लहर याद रखिएगा, क्वेश्चन ये आ सकता है कि अभ्यास पूर्वी लहर किसकी के द्वारा किया गया है? तो नौसेना कमांड के द्वारा, पूर्वी नौसेना कमांड के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका आधारशिला। आधारशिला क्या है? तो देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय MWCD ने आधारशिला शीर्षक से अर्ली चिल्ड्रन केयर एजुकेशन ECCE के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जारी किया है। अब देखिए, अर्ली चाइल्डहुड जो एक केयर एजुकेशन है, जिसको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जारी किया, जिसका नाम आधारशिला रखा गया है, यह 48 सप्ताह का एक विस्तृत पाठ्यक्रम है। इसके तहत आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल के आयु वर्ग के बच्चों के लिए लर्निंग की व्यवस्था की गई है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। यह राज्यों के लिए स्वयं अपने संस्कृति के अनुरूप, मतलब जहाँ का कल्चर है, जैसे साउथ इंडिया का कल्चर है तो साउथ इंडिया की तरह, वेस्ट इंडिया का कल्चर है तो वेस्ट इंडिया की तरह, स्वयं की संस्कृति के अनुरूप यह पाठ्यक्रम जारी रहेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन ये हो सकता है कि आधारशिला क्या है, कौन जारी किया है और ये इसमें क्या वर्क होता है, आपको ये और कितने सप्ताह के लिए ये लागू किया गया, ये सब आपका क्वेश्चन के रूप में फ्रेम करे होगा। अगला है टॉपिक आपका वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट। देखिए, ये रिपोर्ट क्या होता है कि पूरी दुनिया में सैन्य पर यानी सेना पर खर्च करने वाला जो रिपोर्ट है, यही है वैश्विक सैन्य रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है। और इसको जारी करने वाला जो होता है वो है सिपड़ी। ठीक है ना, सिपड़ी जारी करती है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जारी करती है। और सिपड़ी के बारे में थोड़ा बता देते हैं हम आपको। सिपड़ी की स्थापना 1966 में हुई थी। यह इंडिपेंडेंस अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, मतलब कोई ये रोक नहीं है, ये सिर्फ जारी करेगी। आपका क्या क्या देखती है ये संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण, निशस्त्रीकरण का अनुसंधान कार्य करती है। रिपोर्ट पर नज़र अगर रखें तो ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत 2023 में दुनिया में 4th सबसे बड़ा सैन्य व्यय करने वाला देश बना है। मतलब पूरी दुनिया में भारत जो है सेना पर खर्च करने के मामले में 4था देश है। ये पूछ सकता है पेपर के अंदर। और देखिए, एक और चीज़ क्या है कि 2023 में भारत का सैन्य व्यय पूछ लिया है, ये इकोनॉमी का एक क्वेश्चन है। 83.6 बिलियन डॉलर रखा गया है। और ये भी VBI है कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सीरीज़ वगैरह में सजाने के लिए ये आ सकता है। USA है, चाइना है, रसिया है एंड चौथा नंबर पे भारत है। अब नाटो देश के सदस्य के बारे में बात किया जाए तो 2023 के अंदर कुल सैन्य व्यय जो है 1341 बिलियन डॉलर है। अगर पेपर टफ करती है, आगामी परीक्षाओं में जो भी पेपर अगर टफ होगा तो इससे ज़्यादा पेपर टफ नहीं होने वाला, इसलिए ये डेटा वगैरह आप याद रखिएगा। 2023 में वैश्विक सैन्य व्यय 2443 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन क्या अराइज होता है आपका? सबसे पहले अराइज होगा कि वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट कौन जारी करता है। दूसरा है कि सिपड़ी की स्थापना छोटे एग्जामों में पूछी जा सकती है, बिहार पुलिस की एग्जाम वगैरह होती है उसमें पूछी जा सकती है। रिपोर्ट पर नज़र ध्यान देना है, ये आपका मेन पेपर है, ये आपका मेन क्वेश्चंस यहाँ से अराइज होगा। अगला टॉपिक के अंदर आते हैं माउंट एरेबस। माउंट एरेबस एक ऐसा ज्वालामुखी है जो सोना निकाल रही है, गोल्ड, ठीक है ना, गोल्ड निकाल रही है। और ये देखिए, माउंट एरेबस से प्रतिदिन स्वर्ण से भरी गैस और धूल निकल रही है। ठीक है ना, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से ज्वालामुखी से सोना की मात्रा ज़्यादा निकाली जा रही है? तो माउंट एरेबस याद रखिएगा। और करीब करीब $6000 का सोना वो डेली निकाल रहा है। ठीक है, अब देखिए माउंट एरेबस है कहाँ? तो माउंट एरेबस है अंटार्कटिका के एक सक्रिय ज्वालामुखी में है। यह विश्व का सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी है। तो याद रखिएगा, जो अंटार्कटिका द्वीप पर यह है। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इस ज्वालामुखी से रास आइलैंड का निर्माण हुआ है जो वेस्टर्न अंटार्कटिका में है, क्योंकि इससे जो भी मलबा निकल रहा है उससे एक आपका आइलैंड टाइप का फॉर्मेशन होते जा रहा है। देन ये आपका वेस्टर्न अंटार्कटिका में है। अगला टॉपिक है आपका गोल्डन ट्रैवली का। क्या होता है गोल्डन ट्रैवली? तो देखिए, केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल मैरीन फिशरीज जो भी है, अधिक मूल्य पर समुद्री मछली यानी गोल्डन ट्रैवली की ब्रीडिंग की सफलता दे रही है। अब देखिए, गोल्डन ट्रैवली होता क्या है? तो गोल्डन ट्रैवली है कि महंगी मछलियों को एक अलग से ब्रीडिंग करवाया जाए, महंगी मछलियों का एक अलग से ब्रीडिंग करवाया जाए ताकि इकोनॉमी जो है आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ सके। तो ये गोल्डन ट्रैवली है।
ठीक है ना। अब यहाँ से एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन पूछ जा सकता है, अगर हार्ड रहेगा तो गोल्डन ट्रैवली क्या होता है, किससे जुड़ा हुआ है, कौन संस्था इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, ये सब आपके क्वेश्चन के अंदर फ्रेम होने वाली है। अगला है कि CMFRI यानी कि केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय पूछ दिया जाएगा छोटे एग्जामों में, कोच्चि केरल या केंद्रीय कृषि किसान मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। अब हम टॉपिक आते हैं पद्म पुरस्कार जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म श्री, ये सब जो आता है, यह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। देखिए क्वेश्चन अराइज यहाँ से होगा, 1954 वाला तो आपकी छोटी छोटी एग्जामों में पूछी जाती है, लेकिन मेन चीज़ है कि हार्ड करने के लिए पेपर होता है, दिया जाता है कि पद्म विभूषण उनको मिलता है जो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए होते हैं, पद्म विभूषण उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए, और पद्मश्री सिर्फ विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। तो एक बार आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला है आपका कि ये पुरस्कार आपको याद रखिएगा कला में, चिकित्सा में, साहित्य में, शिक्षा में और खेल में दिया जाता है। तो टोटल 5 सेक्टर में इसको अलग अलग तरह से दिया गया है। यह पुरस्कार कोई उपाधि नहीं है। यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इस पुरस्कार को किसी को मिल गया तो वो अपने नाम के आगे लिखेगा पद्मश्री ये कुमार या ये कुमार पद्म भूषण, ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे या अंत में उपाधि का प्रयोग नहीं करेगा, ठीक है ना। तो